69,000 शिक्षक भर्ती का एक अभ्यर्थी अपने आप को कसूरवार महसूस करता है। उसे लगता है वो एक सबसे बड़ा अपराधी है। आखिर ऐसा क्यों? एक ही परिवार में हम आप जब बैठते हैं, तारीख पर तारीख मिलती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई अपराध करके आए हैं, उस अपराध की हमें तारीख दी जा रही है, न कि हमें एक नौकरी की सौगात मिलने वाली है। आखिर ऐसा क्यों? एक अभ्यर्थी की क्या कसूर है? एक अभ्यर्थी की क्या गलती है? इन सभी दर्द को हम एक क्रमबद्ध आपके सामने रखेंगे। उम्मीद करते हैं यह जो दर्द झलक रहा है, जो दर्द दिख रहा है, ये उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए, आने वाले समय के लिए एक बड़ा खतरा है, न कि एक वरदान है, बल्कि एक अभिशाप जैसा है। जब हम भर्ती प्रारंभ की बात करते हैं, अगर भर्ती प्रारंभ होने से पहले जब आवेदन फॉर्म भरे जा रहे थे, तब वहां पर सर्वर नहीं चल रहा था। 10 दिन का समय मिलता था, 12 दिन का समय मिलता था फॉर्म आवेदन करने के लिए। सर्वर हिट हो जाता था, रात रात फॉर्म भरे जाते थे और फॉर्म में तकनीकी गलती हो जाती थी। रात में फॉर्म आवेदन होते थे, उस गलती के जगह 2-2 बार पेमेंट होते थे कि डर होता था कहीं ऐसा ना हो पेमेंट ना हो। मेरा भी खुद 3 बार पेमेंट हुआ था, पैसे भी नहीं मिले। आखिर उसका कसूरवार कौन? क्या गलती अभ्यर्थी की है? क्या सर्वर अभ्यर्थी बनाता है? इसका मतलब है क्यों इस कसूर का जो दंड एक अभ्यर्थी झेलता है? किसी तरह हमने फॉर्म आवेदन किया, अगर फॉर्म भरने के बाद हम परीक्षा सेंटर पे पहुंचते हैं, अगर हमारी फोटो और आईडी में नाम मैच नहीं करता तो हमें एंट्री नहीं देते, हमें अंदर घुसने नहीं दिया जाता और फिर हमें बाहर कर दिया जाता है। लेकिन एक परीक्षा होने के बाद पता चलता है कि कहीं सेंटर पे धांधली हुई है, क्योंकि कहीं आग लगती है तभी धुआं उठता है और लगातार पेपर के माध्यम से ये बातें आ रही हैं। और हम अगर एक अक्षर नहीं मैच कर रहा है, हमें सेंटर से बाहर कर दिया जाता है। हम 200 किलोमीटर से अगर सेंटर पहुंचे, कोई वरीयता नहीं जाती कि हो सकता है कि नाम में दिक्कत हो गई होगी, तुरंत बाहर कर दिया जाता है। आखिर इसका कसूरवार अभ्यर्थी ही क्यों? किसी तरह हम सारी प्रक्रियाएं पूरी करते हैं, हम अपनी परीक्षाएं देते हैं, तो फिर पता चला कि हमने पढ़कर जो तैयारी की वो पेपर बनाने वालों ने 150 प्रश्न ही नहीं बनाया है। अब हम माननीय न्यायालय के दहलीज पर फिर अपना मत्था टेकते हैं, इसलिए कि माननीय न्यायालय हमें न्याय दीजिए कि प्रश्न के उत्तर सही है नहीं। लेकिन उसमें भी क्या होता है, फिर पीएनपी महोदय ये कहती है कि ये नहीं, जो मैं चाहूंगा उस प्रश्न को हटाऊंगा, जो आप कह रहे हैं वो गलत नहीं है, ये सिलेबस के बाहर है, ये सिलेबस के अंदर है। मतलब कसूरवार कौन? एक अभ्यर्थी। क्योंकि गलती अभ्यर्थी की थी, पेपर अभ्यर्थी ने बनाया था, लेकिन खामियाजा कौन भुगतेगा, आप या अभ्यर्थी? फिर वहां पे एक अभ्यर्थी कसूरवार होता है, फिर वो अपने आप को अपराधी जैसा महसूस करता है, फिर दर कदम आगे चलती है, फिर भर्ती, फिर माननीय न्यायालय के दहलीज में जाती है। फिर हम तारीख पर तारीख उन तारीखों का इंतजार करते हैं कि कब हम उस विद्यालय में जाएंगे जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की, हमने तैयारी की। और जब तारीख पड़ता है तो हम अपने आप को एक कसूरवार महसूस करते हैं, एक अपराधी महसूस करते हैं। आखिर उस न्यायालय में जाने के लिए एक अभ्यर्थी की क्या गलती है? क्यों एक अभ्यर्थी को कसूरवार ठहराया जाता है? क्या गलती है? आखिर पेपर बनाने से लेकर, परीक्षा कराने से लेकर, उत्तर कुंजी जारी करने से लेकर, विज्ञापन जारी करने से लेकर, आखिर एक अभ्यर्थी की क्या कसूर है? आखिर क्यों हमें इतनी मानसिक रूप से टार्चर किया जाता है? आखिर हम किसके पास जाएं? हमारे लिए ना आर्टिकल 13 है, ना हमारे लिए आर्टिकल 14 है, ना हमारे लिए आर्टिकल 19 है। फिर हम किसके पास जाएं? मतलब अगर हमारा एक गोला गलत हो जाए, हमें भर्ती से बाहर कर दिया जाता है, हमारी कॉपी नहीं जचेगी। लेकिन अगर आपने प्रश्न गलत डाला है तो आपके लिए कोई नियम नहीं है। क्या यही है विधि का शासन? क्या यही आर्टिकल 14 है? क्या ये मूलाधिकार फंडामेंटल राइट, क्या ये 14 का उल्लंघन नहीं है? हम एक फॉर्म भरते समय अगर गलती कर देते हैं तो हमारे फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं और हम भर्ती से बाहर हो जाते हैं। आप एक विज्ञापन निकालते हैं, उसमें गलती होती है, कुछ देर के बाद दोबारा विज्ञापन जारी कर सकते हैं, क्योंकि आप कर सकते हैं, आप हमारे लिए नियम बना सकते हैं। हम कठपुतली हैं, आप जैसे चाहें वैसे न चाहें, क्योंकि हम तो कसूरवार हैं, इसीलिए तो आप ऐसा कर रहे हैं। वरना हमारे लिए नियम है कि हम एक गलती कर देते हैं, हमें परीक्षा से बाहर कर दिया जाता है और आपकी 100 गलतियां माफ है। हम एक गोला अगर बाहर चला जाता है तो हमारी कॉपी नहीं जचती, रजिस्ट्रेशन नंबर गलत हो गया। आपको गोला भरने नहीं आता, अध्यापक कैसे बनेंगे? आप 150 प्रश्न ही नहीं बना सकते, हमें बाहर कर दिया जाता है। आखिर कभी आप अगर बीएड को नहीं सम्मिलित किए थे तो फिर बीएड के अभ्यर्थी बहुत सारे थे, कुछ लोग काम कर रहे थे, कुछ लोग कहां से थे, आपने सम्मिलित किया तब तो आकर तैयारी कर रहे थे, तब हो गए। आज फिर मामला ये फंस रहा है कि वो बाहर होंगे अंदर। मतलब अब वो परीक्षा देने के बाद, पास होने के बाद ये सोच रहे हैं मैं बाहर रहूंगा या अंदर। आखिर उनका कसूर क्या है? उनका कसूर क्या है? एक शिक्षा मित्र जो 10 से 15 साल तक लगातार एक प्राथमिक विद्यालय में लगातार पढ़ा रहे थे,
आपने उन्हें भर्ती किया था, हम स्वयं से नहीं भर्ती हुए थे। और फिर भर्ती करने के बाद फिर आपकी माननीय न्यायालय उन्हें बाहर कर देती है, रास्ता दिखाती है, फिर कहती है कि 15 साल बाद तैयारी करके फिर से नए अभ्यर्थियों के साथ आपको तैयारी करना है, फिर उनके साथ सम्मिलित होकर फिर से आपको परीक्षा पास करना है। माननीय न्यायालय के निर्देश है तो पालन करना पड़ेगा, माननीय सरकार ने नियम बनाए तो पालन करना पड़ेगा। लेकिन आखिर कसूर किसका है? क्या उन शिक्षा मित्र का? फिर एक बीटीसी अभ्यर्थी, जहां पे जब 2 साल प्रशिक्षण की बात आती है तो लोग कहते हैं कि पहले बीटीसी करे बीएड, तो लोग कहते हैं कि प्राथमिक के लिए तो बीएड है, अपर प्राथमिक के लिए टीजीटी पीजीटी नवोदय केवीएस के लिए तो बीएड है, बाकी के प्राथमिक के लिए तो बीटीसी है, बीटीसी कर लो। फिर हम बीटीसी कर लेते हैं, फिर पता चलता है आगे चलकर इससे अच्छा तुम्हें बीएड करना चाहिए था, क्योंकि पहली प्राथमिकता तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगी। आखिर फिर बीटीसी की क्या गलती? आखिर 2 वर्ष प्रशिक्षण वो भी था, 2 वर्ष प्रशिक्षण ये भी था, आखिर एक बीटीसी अभ्यर्थी की क्या गलती है? आखिर उससे क्यों इस तरह से मानसिक रूप से टार्चर किया जा रहा है? क्यों एक बीटीसी अभ्यर्थी कसूरवार है? क्यों एक बीएड अभ्यर्थी कसूरवार है? क्यों एक शिक्षा मित्र कसूरवार है? एक परिवार में अगर 3 सदस्य रह रहे हैं, बेटा जो बीएड किया हुआ है, पिता जो शिक्षा मित्र था, उसका एक छोटा बेटा घर का ही जो बीटीसी है, वो तीनों आपस में लड़ रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि वह तीनों इस सिस्टम से मारे गए हैं, वो सिस्टम से कसूर झेल रहे हैं, वो ये तय नहीं कर पा रहे क्योंकि ये तीनों रेस में दौड़ रहे हैं, बाप और बेटे, क्योंकि तीनों को दौड़ा दिया गया है। अब वो आपस में लड़ मर रहे हैं क्योंकि वो उनका कसूर क्या है? आखिर एक अभ्यर्थी का ये कौन सा दर्द है? आखिर क्यों से न्यायालय दयानालर ठोकरें खानी पड़ती है? मुझे पता है आप इस वीडियो में कमियां निकालेंगे, आप इस वीडियो में गालियां देंगे, इस वीडियो को नहीं शेयर करेंगे क्योंकि एक अभ्यर्थी की पीड़ा आप नहीं समझते। आप एक अभ्यर्थी हैं लेकिन फिर भी आप ये भूल जाते हैं यह पीड़ा आपकी नहीं, हमारी नहीं, ये पूरे प्रदेश समूचे अभ्यर्थी की है। आखिर हर भर्ती माननीय सुप्रीम कोर्ट तक क्यों पहुंचती है? आप कहेंगे सर उसमें तो लोग चंदे लेते हैं, उसमें जब कोर्ट दर कोर्ट जाता है तो भर्ती लंबी खिंचती है, तो ऐसा क्यों टार्चर किया जाता है? क्या फॉर्म भरना हमारे लिए वरदान है? क्या फॉर्म भरना हमारे लिए कसूर है? आखिर क्या गलती है? हमें बस हमारा कसूर बताया जाए कि उत्तर प्रदेश में फॉर्म आवेदन करने के लिए किसी भर्ती का कसूर क्यों होता है? किसी भी विज्ञापन को क्यों चैलेंज किया जाता है? क्यों माननीय न्यायालय के शरणों में जाता है? तो शायद कमियां किसी के अंदर गिनना आसान है, उसका सलूशन नहीं। तो आइए मैं अपना विचार आपके सामने रखता हूं कि कोई भर्ती का विज्ञापन क्यों कोर्ट तक न पहुंचे। पहला छोटा सा काम है कि आप एक काम करिए, जैसे 69,000 भर्ती निकालना है, उसके पहले 1 महीने पहले आप एक ड्राफ्ट, एक मॉडल जारी कर दीजिए, प्रारूप कि मैं ये विज्ञापन करने जा रहा हूं, इस विज्ञापन में कोई कमियां हो तो आप मेल करके बता दें, तो अभ्यर्थी जो कोर्ट में चैलेंज करना चाहते हैं वो आपको बता देंगे। और फिर आपके चैलेंज देखने के बाद फिर 10 दिन के बाद फिर जारी करिए, सुधार करने के बाद फिर 3 दिन के बाद अपडेट करिए, उसके बाद जितनी विज्ञापन में कमियां उसे सुधार करने के बाद 3 टाइम सुधार करने के बाद चौथी बार जब आप विज्ञापन करेंगे वो कभी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। तो अगर आपको भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी है तो इस तरह से बना लीजिए खाका। माननीय न्यायालय को और भी सूचना है, और भी केसेस देखने हैं, इस पूरे देश को देखना है। और इस न्याय व्यवस्था में अगर एक अभ्यर्थी कसूरवार होकर, एक अपराधी महसूस कर कोर्ट के न्याय के लिए गुहार लगाएगा, तारीख पर तारीख अपने आप को एक अपराधी जैसा महसूस करेगा, तो वह उस प्राथमिक विद्यालय में जाकर क्या पढ़ाएगा? मैं केवल प्राथमिक की बात नहीं कर रहा हूं, अन्य भी भर्ती परीक्षा की बात करो। वो जब इतना ज्यादा उसका शोषण हो जाएगा तो क्या करेगा? तो एक सलूशन निकला कि कोर्ट कैसे न चले। फिर दूसरा होता है कि हम 150 प्रश्न में से अगर नहीं कर पाते तो हम अयोग्य कहलाते हैं। आप तमगा लगाते हैं ये अयोग्य है। अगर हमारी 1 नंबर कम हो जाते हैं क्वालिफाई मार्क्स से, 2 मार्क्स कम हो जाते हैं, हम अयोग्य हो जाते हैं क्योंकि हम कसूरवार जो है। लेकिन आप 150 प्रश्न ही नहीं बना पाते, आप क्या है? क्योंकि आप तो शासक हैं, हम तो शासित होते हैं, हमें तो जैसे चाहे कर सकते हैं कि हमारे लिए आर्टिकल 13, आर्टिकल 14 कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपके लिए नियम है। आपकी गलत प्रश्न को सुधार कर सकते हैं। मेरा गोला गलत हो गया, हम गोला नहीं बदल सकते, आप तो विकल्प बदल सकते क्योंकि आप तो पीएनपी हैं। आप तो वो गोला, क्योंकि कसूरवार तो हम हैं, आप परीक्षा एजेंसी हैं, आप तो कहेंगे ये गोला नहीं ठीक है, ये भी गोला मान लेते हैं, लेकिन हम 2 गोला भर लेंगे, हमारी कॉपी नहीं जांचेंगे क्योंकि हम कसूरवार जो ठहरे। तो ये मानसिक पीड़ा कब तक चलेगी? आखिर क्यों? सेंट्रल की भर्ती हो, कभी आपने देखा है आईएएस की कोई भर्ती न्यायालय में गई हो? क्या कभी आपने देखा है कि वो भर्ती सालों साल लटकी हो? मतलब अगर एक राष्ट्रपति के चुनाव की अगर हम बात करें, माननीय संवैधानिक रूप की बात करें, तो वहां पे अगर
6 महीने के अंदर 2 संसद की बैठकें होना जरूरी है, लेकिन हमारे लिए कोई नियम नहीं है हमारी भर्ती कितने दिन में पूरा होनी चाहिए। अगर किसी राज्य की विधानसभा भंग हो जाती है तो माननीय राष्ट्रपति के चुनाव कराए जा सकते हैं, 1971 गुजरात उदाहरण है। लेकिन हमारे लिए अगर एक जगह कोई दिक्कत होगी तो हमारी परीक्षा आगे बढ़ा दी जाएगी, हमारी भर्ती को आगे टरका दिया जाएगा। अभी आगे देखेंगे, मतलब क्यों हम कसूरवार हैं? आखिर एक अभ्यर्थी का क्या है, क्यों वो अपराधी जैसा महसूस करता है? क्या फॉर्म भरना हमारा सबसे बड़ा कसूर है? क्या अन्य शासन के लिए जिस तरह विधि का शासन चलता है, विधियां बनाई जाती हैं, कानून है, क्या एक भर्ती के लिए नहीं है? अगर आप नहीं कर सकते तो दूसरे को फॉलो कर दीजिए। आखिर यूपीएससी में जितने भी भर्ती प्रक्रिया होती कभी क्यों लंबित नहीं? वो पूरा कैलेंडर बना है कि इस साल में प्री विज्ञापन आएगा, प्री एग्जाम होगा, इसका रिजल्ट कब आएगा, फिर उसके बाद मेंस का फॉर्म कब आएगा, मेंस कब होगा, इंटरव्यू कब होगा, फाइनल रिजल्ट कब आएगा। एक साल का खाता है। आप 69,000 एक बार मत दीजिए, अब 2 बार में दीजिए, 3 बार में दीजिए, लेकिन निश्चित कर दीजिए कि एक साल के अंदर ये 30,000 पदकों में भरना है। विज्ञापन स्थिति को होगा, ये स्थिति को होगा, सब कुछ आप मैनेज करके दीजिए। आप इससे होगा कि अभ्यर्थी कभी अपने आप को हारा हुआ नहीं महसूस करेगा, क्योंकि इस साल नहीं होगा तो अगली बार होगा, अगली बार नहीं, क्योंकि वो पता कि 6 महीने बाद तो फिर अगली भर्ती होगा, क्योंकि इसमें कमियां सुधारेंगे, उसमें होगा। तो आप वो मौका दीजिए। आप जो आयोग बना रहे थे शिक्षा चयन बोर्ड, उस आयोग को बनाइए, उसमें इतनी कमियां उसको निकालकर बाहर फेंकिए, कूड़ेदान में डालिए, और उसमें ये देखिए कि आप 10,000 ही निकालिए, 15,000 निकालिए, लेकिन एक निश्चित तिथि अभ्यर्थी को पता हो कि इस बार नहीं तो 6 महीने के बाद वाले मेरा होगा, क्योंकि हर अंदर कमियां होती, मेरे अंदर है, आपके अंदर है। तो हमें कसूरवार न ठहराएं, हम अपराधी जैसा महसूस ना करें। तो किसी में कमियां निकालना आसान, लेकिन उसका सलूशन मैं जानता हूं। आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपने शिक्षा के लिए योग्य अध्यापक खोजे हैं, आप शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति ला रहे हैं। आप योग्यता के पैमाने पर रखकर हम प्राथमिक विद्यालय के नौनिहाल तक पहुंचाते, जो आर्टिकल 21 की जो वास्तविक सोच है उसको पूरा करने के लिए आपने जो किया है, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं चाहता हूं आप जैसी सरकार ये काम और आगे भी करे और शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति लेकर आए, क्योंकि यही एक ऐसा स्रोत, एक ऐसा माध्यम है जिससे पूरी दुनिया में हम अपना लोहा मनवा सकते हैं, हम विश्व गुरु बन सकते हैं। लेकिन जब हम 150 पद सही नहीं बना सकते तो फिर हम क्या कर सकते हैं? ये कमी किसकी है? विज्ञापन हम बनाते हैं, क्या अभ्यर्थी बनाता है? क्या प्रश्न का पेपर एक अभ्यर्थी बनाता है? आखिर क्यों यूपीएससी के पेपर चैलेंज नहीं होते? यहां तक कि मैं सीटेट की बात करूं, सीटेट के पेपर चैलेंज नहीं होते, यूपी टेट के पेपर न्यायालय में चैलेंज होते हैं। माने कोई ऐसा साल नहीं जब से पेपर हो रहा है जो प्रश्न विवाद में ना हो, और जब विवाद में प्रश्न आते हैं तो पहले अब तो प्रश्न की आपत्ति करने के पैसे दो, अच्छा वो भी दिया हमने, फिर उसके बाद माननीय एडवोकेट साहब को हमें उन तक जाना है, फिर उनके बाद फिर हमें ये वेट करना है कि कब तक क्लियर होगी, तब तो अगली भर्ती आएगी। इसलिए एक अभ्यर्थी कसूरवार क्यों एक अभ्यर्थी कसूरवार? मैं दुर्गेश जायसवाल लेनी दुर्गेश से, मैं भी अपने आप को ठगा सा महसूस करता हूं। जब मैं सुबह घर से बाहर निकलता हूं, लोग पूछते हैं कि बेटा 69,000 में क्या हुआ? तो मतलब अगर मैं कहता हूं सुनवाई है तो अंदर कहते हैं बस इसे कहोगे तो कहेगा सुनवाई है, मतलब शर्म से सर झुक जाता है। मैं अपने आप को अपराधी सा महसूस करता हूं, मैंने क्या जवाब दूं? मैं अपने परिवार से क्या कहूं कि सुनवाई है, अभी तो डेट पड़ी है। पूछते कितनी डेटें और पड़ेंगी? तो कभी कभी लगता है जैसे मैंने कोई अपराध किया है। मैं शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होकर मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। शिक्षक भर्ती की बात नहीं करो, जितनी भी भर्तियां हैं वो फिर न्यायालय दर न्यायालय, चौखट दर चौखट क्यों मत्था टेकती हैं? क्यों हमें कहना पड़ता है इस भर्ती की सीबीआई जांच हो? हमारा अगर नाम में एक स्पेलिंग मैच नहीं करता ना, हमें वहां से बाहर निकाल दिया जाता है, बाहर भेज दिया जाता है। लेकिन फिर चंद्रमा जैसे लोग नाम फिर क्यों आता है? जैसा कि माननीय पेपर में था, न्यूज़पेपर में था कि कोई सेंटर को लेकर मामला, अगर वो मामला कैसे बाहर आता है? अगर मैं कहूं तो आप कहेंगे इसका प्रमाण कहां है आपके पास? भर्ती में एकदम पूरी साफ सुथरी हुई है, इसमें कोई किसी प्रकार की कहीं भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा है। तो जब नहीं लगा है तो जब धुआं तभी निकलता है जब कहीं आग लगती है। मुझे नहीं पता ये सच्चाई क्या है क्या नहीं है, लेकिन कहीं तो आग लगी है, तभी तो धुआं उठ रहा है। आखिर इसका कसूर किसका है? सुरक्षा व्यवस्था किसकी है? चाक चौबंद किसकी? एक अभ्यर्थी की है। इन कसूरवार कौन होगा? अभ्यर्थी, क्योंकि हक किसका मारा गया? एक अभ्यर्थी। लेकिन अगर कोई बात होगा तो कसूरवार कौन होगा? फिर एक अभ्यर्थी। तो हमने ये देखा कि कसूर हमेशा एक अभ्यर्थी की है, और सोचकर आंखें भर आती है। और ये मेरी दिल की वेदना थी जो मैंने आप तक पहुंचाई। हो सकता है किसी व्यक्ति विशेष को मेरी इस भावना का ठेस लगा हो, तो मैं सहृदय क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि ये खेल किसके साथ हुआ मैं नहीं जानता, कि
बीटीसी के साथ, बीएड के साथ, शिक्षा मित्र के साथ, कि 69,000 चयनित के साथ। लेकिन हाँ, ये जरूर है किसी न किसी को वर्ग को इससे, किसी न किसी व्यक्ति विशेष को इसका लाभ भी मिला होगा, क्योंकि हम कसूरवार जो ठहरे, हम अपराधी जो ठहरे, क्योंकि हमने पढ़कर एक सरकारी नौकरी लेना चाहा। हमारे यहाँ अनुभव को, हमारे यहाँ वरीयता को, हमारे यहाँ नियम को उन ताक पर रखा जाता है। नियम तो उनके होते हैं जो हमारे लिए बनाते हैं, क्योंकि हम तो कसूरवार ठहरे। तो आपको लग रहा है कि अगर ये वेदना एक अभ्यर्थी की है तो इसे सभी ग्रुप में शेयर करिएगा, लोगों तक पहुँचाइएगा। और हमें फेसबुक पेज इलेनी विद दुर्गेश पर, और साथ ही साथ टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करके इलेनी विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम इलेनी विद दुर्गेश पर हमें आप अपना फीडबैक दीजिएगा। आखिर एक अभ्यर्थी का कसूर क्या है? आप सर्वर लिंक तक बनाने के लिए हमें 4-4 दिन रातें जगनी पड़ती है, और फिर हम ही कसूरवार क्यों? एक अभ्यर्थी की क्या कसूर है? तो हम माननीय न्यायालय के सभी फैसलों का सम्मान करते हैं, लेकिन हम माननीय सरकार से एक निवेदन करते हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, और हम ये चाहते हैं आप जो हमारे लिए कर रहे हैं वो उचित न्यायोचित है। लेकिन एक आपसे निवेदन है कि इस तरह किसी भी अभ्यर्थी को कसूरवार न बनाए, उसे अपराधी जैसा न महसूस होने दे, उन कमियों को सुधारे, और भविष्य में ऐसा न हो आने वाले उन छोटे नौनिहालों, उन छोटे भाई बहनों के लिए जो भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, हमें टूटता देख वो कहीं ऐसा न हो कि वो टूट कर बिखर जाए। हमें एकजुट रखना है। हम अनेकता में एकता का दुनिया का सबसे बड़ा उदाहरण है, और हम इसका पाठ बच्चों को पढ़ाते हैं, बेशक हम कसूरवार जो ठहरे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो को शेयर करिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। कमियां सब निकाल लेते हैं, मुझे पता है। बहुत सारे लोग को बुरा भी लगेगा, बहुत सारे लोग को नाराजगी भी होगी, लेकिन ये अभ्यर्थी की वेदना थी कि हम कसूरवार क्यों? चाहे हम बीटीसी हैं, बीएड हैं, शिक्षा मित्र हैं, हम तो आपके नियमों पर चलते हैं, जैसा आप कहते हैं वैसा हम करते हैं, फिर कसूर किसका? तो बस यही मुझे समझ में नहीं आ रहा, आखिर इसमें कसूर किसका? तो आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा, और मैं माननीय सरकार का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, उनसे निवेदन भी करना चाहता हूं कि यह प्रक्रिया आगे भर्ती में रखें, पारदर्शिता लाएं, लेकिन 150 प्रश्न को सही बनाने के लिए एक नियम बनाएं। उनके लिए जिस तरह हमारे लिए नियम है, एक गोला गलत होगा तो हमें भर्ती से आउट, हमारी ज़िंदगी से आउट कर दिया जाता है, उससे लिए उनके लिए भी कोई नियम होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।